तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां कानून का नामो निशान नहीं था। आप देख सकते हैं कि 2 दफा फायरिंग का तबादला, क्योंकि दोनों तरफ से फायर किया है। एक ऐसी दुनिया जहां फुसफुसाहट की ताकत गोली की आवाज जितनी असरदार थी और जहां आम जिंदगी हमेशा डर, वफादारी और बचे रहने की रणनीतियों के जाल में फंसी हुई थी। यह जगह थी लियारी, कराची का पुराना इलाका, जिसकी गलियां अपने भीतर इतिहास, तहजीब और अंधेरी हकीकत छुपाए हुए थीं। यहाँ जंग मैदानों पर नहीं बल्कि संकरी गलियों में, भीड़ भरे बाजारों में और बंद दरवाजों के पीछे छुपकर लड़ी जाती थी। और इस अंधेरी दुनिया में एक नाम हर किसी के ऊपर भारी पड़ गया, रहमान डकैत। ये कहानी है उसकी जिंदगी की। कैसे एक लड़का मिथक बन गया, कैसे वह मिथक एक दास्तां बन गया और कैसे वह दास्तां अंततः अपनी ही ताकत और महत्वाकांक्षा के बोझ तले ढह गया। रहमान डकैत, जिसका जन्म लगभग 1980 में लियारी, कराची में हुआ, असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लियारी 20वीं सदी के अंत में पोषण देने वाली मिट्टी नहीं थी। यह हिंसा, गरीबी और टूटे हुए परिवारों की धरती थी। रहमान का बचपन किसी आम बचपन जैसा नहीं था। वह हरे भरे पार्कों में खेलकर बड़ा नहीं हुआ, बल्कि नैरो गलियों और गली मोहल्लों के बीच दुनिया को देखा, जहां हर कदम पर जीवन और मौत का खेल चलता था। जब दूसरे लड़के स्कूल और भविष्य के सपने देखते थे, वह उन मर्दों को देखता था जिनके हाथों में बंदूकें थीं और जो जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकते थे। लियारी सिर्फ एक इलाका नहीं था, यह एक समुदाय का चेहरा पहनकर युद्ध भूमि बनी हुई थी। इसके निवासी सशस्त्र गिरोहों, प्रतिद्वंद्वी गिरोहों और एक अंडरवर्ल्ड के चंगुल में फंसे थे, जिसने कमजोर न्याय प्रणाली द्वारा छोड़े गए खालीपन को भर दिया था। कानून लागू करने वाले अक्सर डर और शक के कारण मशहूर थे और असली सुरक्षा उन लोगों से मिलती थी जिनके पास प्रभाव और ताकत थी। ऐसे माहौल में रहमान ने जल्दी ही समझ लिया कि ताकत केवल जरूरी नहीं बल्कि जीवन मरण का सवाल थी। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा, उनके काम और प्रभाव को, और सीखा कि डर कैसे लोगों की इच्छाओं को मोड़ सकता है, वफादारी कैसे सुरक्षा के बदले खरीदी जा सकती है और विश्वास पैसा से भी ज्यादा कीमती होता है। जन्म से ही अपराधी माहौल में पलने का मतलब था कि अपराध उसका हिस्सा बन चुका था। गलियां उसकी कक्षा थीं, पाठ कठोर थे और रहमान ने हर सबक अपने अंदर उतार लिया। उसका अपराध की दुनिया में कदम हिंसा से नहीं बल्कि बचने और जीने की लड़ाई से हुआ। किशोरावस्था में उसने छोटी छोटी चोरी, हल्की वसूली और नियमों के बाहर की नौकरियों में हिस्सा लिया, लेकिन वह वहीं नहीं रुका। जबकि बाकी लोग अपराध को अस्थायी समझते थे, रहमान ने इसे शक्ति और प्रभाव हासिल करने की सीढ़ी माना। उसकी बुद्धि प्रारंभ से ही जाहिर थी। वह अंधाधुंध हिंसा में कूदता नहीं था, वह देखता, सीखता और हर चाल का विश्लेषण करता। उसने लियारी में ताकत के क्रम को समझा और जल्दी ही प्रमुख खिलाड़ियों, कमजोरियों और अवसरों की पहचान की। कई लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन रहमान ने एक रणनीतिक मार्ग चुना। वफादारी बनाओ, डर फैलाओ और खुद को ऐसा व्यक्ति साबित करो जो अनिवार्य हो। उसने वफादार लड़कों को इकट्ठा किया, ऐसे युवा जो उसके समान केवल कठिन हकीकत को जानते थे। वे केवल डर के कारण नहीं बल्कि उसकी शख्सियत और आत्मविश्वास के कारण उसके पीछे थे। वह कम बोलता लेकिन हर कार्रवाई में प्रभाव छोड़ता। धीरे धीरे एक नया गिरोह आकार में आया जो जल्द ही लियारी की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गया। रहमान की बढ़त अनदेखी नहीं हुई। लियारी में एक और शख्स सत्ता प्राप्त कर रहा था, अरशद पप्पू। दोनों पुरुष शैलियों में भिन्न थे लेकिन महत्वाकांक्षा में समान। जहां रहमान शांत और योजनाबद्ध था, वहीं पप्पू बोल्ड और आक्रामक था। उनका संघर्ष एक क्षेत्रीय विवाद के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही यह पूर्ण संघर्ष में बदल गया। गिरोहों ने वसूली नेटवर्क, तस्करी मार्ग और स्थानीय व्यवसायों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। हर झड़प एक संदेश थी, हर संदेश गोलियों में लिखा गया था। लियारी की संकरी गलियां गोलियों की आवाज से गूंज उठीं।
बाजार जल्दी बंद हो गए और सड़कें युद्ध भूमि बन गईं। नागरिक डर में जी रहे थे, दो बढ़ती हुई अपराध साम्राज्यों के बीच फंसे हुए। रहमान का गिरोह केवल हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक रणनीति और डर के जाल से लड़ता था। वह हमेशा लड़ाई में मौजूद नहीं होता था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस की जाती थी। उसकी प्रतिष्ठा हर झड़प के साथ बढ़ती गई। पप्पू के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता केवल नियंत्रण के लिए नहीं थी, यह पहचान और साम्राज्य के लिए थी। रहमान ने इस जंग को अपनी रणनीति से जीता। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया वह बदलने लगा। उसने पीपल्स अमन कमेटी चार्ट की स्थापना की। अमन का मतलब शांति था, लेकिन यह सिर्फ परोपकारी संस्था नहीं थी। यह लोगों के बीच सुरक्षा, सहायता और नियंत्रण की शक्ति का प्रतीक था। बाहरी दुनिया के लिए यह परोपकार का चेहरा था, लेकिन अंदर की रणनीति बहुत गहरी थी। रहमान ने खुद को सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि संरक्षक और नेता के रूप में पेश किया। रहमान ने न केवल अपराध बल्कि मानव तस्करी, हथियार तस्करी और संगठित अपराध में भी अपना साम्राज्य बनाया। उसके नेटवर्क में सड़क के सैनिक से लेकर शक्तिशाली राजनीतिक संपर्क शामिल थे। उसने दो बातें समझी, जो वफादार हैं उन्हें सुरक्षित रखें और जो विरोध करते हैं उन्हें कड़ा सबक सिखाएं। लियारी के निवासी रहमान को कभी अत्याचारी मानते, कभी संरक्षक। यह मिश्रित भावना उसकी छवि को और जटिल बनाती थी। वक्त बीतता गया और रहमान का प्रभाव बढ़ता गया। उसने लियारी के बाहर भी अपने गिरोह और तस्करी नेटवर्क फैलाए। उसकी योजना और रणनीति इतनी परिपक्व हो गई थी कि पुलिस और कानून प्रवर्तन भी उसका पीछा करने में असमर्थ थे। लेकिन 2009 तक उसके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। 9 अगस्त 2009 की रात स्टील टाउन कराची में कानून प्रवर्तन इकाइयों ने उसके वाहन को रोका। मुठभेड़ हुई, गोलियां चलीं और वह जमीन पर गिरा। रहमान डकैत की मौत सिर्फ 29 साल की उम्र में। यह मौत किसी एक घटना का अंत नहीं बल्कि लियारी की अराजकता और उसके शासन का नतीजा थी। उसके जाने के बाद भी हिंसा खत्म नहीं हुई। पुराने सहयोगी बिखर गए, नए नेता उभरे और अपराध की लियारी नई परतों में विकसित हुई। रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वह लियारी का प्रतीक था। शक्ति, डर, राजनीतिक गठजोड़ और सामाजिक जटिलता का। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जब राज्य जिम्मेदारी से मुकरता है तो कोई न कोई वैकल्पिक शक्ति हमेशा उभरती है और कभी कभी वही शक्ति संरक्षक और अत्याचारी दोनों बन जाती है। रहमान की जिंदगी दुखद, हिंसक लेकिन जटिल और शिक्षाप्रद थी और यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। सिर्फ चेतावनी के लिए नहीं बल्कि यह समझने के लिए कि समाज और अराजकता के बीच संतुलन कितना नाजुक है और कैसे शक्ति और डर का मिश्रण लोगों के जीवन को हमेशा बदल देता है।